अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। 7 माह कबल वजीर आजम की विजन के तहत शुरू होने वाला रोशन डिजिटल अकाउंट $1 अरब का संगे मील अबूर कर चुका है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, ये कहना है वजीर आजम पाकिस्तान का। और ये उन्होंने कहा है इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट्स की एक तकरीब में, जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ साथ रोशन समाजी खिदमत और रोशन अपनी कार के मंसूबे का भी संग बुनियाद रखा गया है। ये भी बड़े अहम मंसूबे हैं। कम मार्कअप पे पाकिस्तान में सहूलत के साथ गाड़ी खरीद सकेंगे। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बैंकों में अवार्ड भी तकसीम किए गए वजीर आजम की जानिब से। और आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता 7 माह में 170 मुल्कों में मुकीम 1,20,000 अफराद ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोले। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलत देकर मईशत को मुस्तहकम बनाया जा सकता है। और इस वक्त अगर हम देखें तो बैरून मुल्क 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी अपनी तरसीलात के ज़रिए मुल्की मईशत को बेहतरीन सहारा भी दे सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक भी इस तकरीब में मौजूद थे, रजा बाकिर साहब, जिनका कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए पाकिस्तान में जदीद बैंकिंग की सहूलियात हासिल कर सकते हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है। 2018 के $20 अरब से कम होकर $1 अरब के सरप्लस में चला गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को सहारा देने के लिए जो इकदामात किए जा रहे हैं, बिलखुसूस रेमिटेंसेस के हवाले से और ओवरसीज को एक सहूलत देकर, ये बड़ा एक अहसन इकदाम है। और पाकिस्तान जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जिसे जीडीपी की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, और इस वक्त शौकत तरीन साहब जो वफाकी वजीर खजाना है, उनका भी यही टारगेट है कि हम अपना जीडीपी जो है उसको 5 पॉइंट से यानी 6 तक उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा टारगेट भी है। बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है। ओवरसीज पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं और उसके अजाले के लिए ये रोशन डिजिटल अकाउंट एक अहम संग मील साबित हो सकता है। ये बैंक स्टेट बैंक की एक वेबसाइट है जिस पे जाकर आप एक क्लिक से किसी भी बैंक पे अकाउंट अपना खोल सकते हैं। और अगर आपको किसी वजह से पैसे मंगवाने पड़े तो वो भी वापस मंगवाना मुमकिन होगा। इसके लिए भी काम जारी है। इन तमाम तर उमूर को जेर बहस लाएंगे कि हमारी मुल्क की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ओवरऑल जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकॉनमी में, बहुत बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन है, इस सहूलत से वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे ये हासिल किया जा सकता है, अकाउंट खोला जा सकता है। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान साहब, आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब आपका। आमिर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुमताज़ माहिर इक्तिसादियात हैं। बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब आपका भी। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मुश्किलात और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इब्राहिम खान साहब, आप ये बताइएगा कि बड़ी अच्छी एक कोशिश है, बड़ी अच्छी एक काविश है, लेकिन दूसरी जानिब एक चीज़ आड़े आ रही है कि अगर किसी को भी पैसे वापस मंगवाने पड़े तो थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसके लिए काम जारी है। देखिए, इसमें क्योंकि इनिशियल इसको लाया गया है मामला को, और उसमें काफी जो रिस्पांस हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी लोगों ने दिया है, उससे ये बहुत क्लियर कट बात सामने आती है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वालों का हुब्बुल वतनी का जज्बा कितना ज्यादा है अपने मुल्क के साथ। सिर्फ आप उनको फैसिलिटेट कर दें, उनको कोई सिस्टमेटिक तरीके से उनके वो जो तरसीलात हैं उनको जमा कराने या निकलवाने में उनको कोई तकलीफ ना हो, तो इसमें बहुत ज्यादा मकसद है कि वो मजीद इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। और मजीद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको मजीद ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको इसमें कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। मजर है सीधा सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी पर कि वो हमारे भाई जो इस वक्त बाहर बैठ के अपने वक्त गुजार के और बाहर से कमाई करके मेहनत करके वो जो पैसा जमा करते हैं जी, वो पाकिस्तान पे उसको पाकिस्तान में लाने के लिए उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि उनको पता कि उनका पैसा जो है वो सेफ है और वो उसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो एक बड़ा कन्वीनियंट ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो था स्टेप था, जिससे कि
जिसके समारात जो है वो पूरी कौम जो है वो देख रही है। अच्छा इब्राहिम खान साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां इस वक्त इक्तदार आपके पास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड कर रही है पाकिस्तान को, दूसरी जानिब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ की जमात भी कहलाती है कि ओवरसीज़ की ये जमात है कि ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आपको, और उनका जो वोट है उस वोट के लिए भी आप लोगों ने जो कोशिशें की हैं वो भी बड़ी काबिल सताइश हैं। लेकिन ये बात बताइएगा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्या ये जो अब तक इकदाम किए गए ये काफ़ी है? रोशन समाजी खिदमत और रोशन अपनी कार, ये अपनी नौयत का किस तरह का मंसूबा है ये? देखिए ये मकसद है, देखिए ये एक दुनिया का एक वो है, अगर आप इकोनॉमी को, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज को समझते हैं कि दुनिया में अगर आप किसी को अपनी तरफ तवज्जो मबसूल करवाना चाह रहे हैं, या उनका अट्रैक्शन आप जब तक नहीं देंगे किसी को, तो वो उसमें कोई भी एक ह्यूमन साइकी है ये कि वो कम फैसिलिटीज होंगी तो लोग उसको अवॉइड करेंगे, बेहतर फैसिलिटीज की तरफ जाएंगे। सही। अब ये मिनिमम रेट पे जो किया गया है, ये मैं बहुत अरसे से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कह रहा था, मैं तो इस हद तक कह रहा था कि आप इसको पॉसिबल हो सके तो इसको 0% फाइनेंसिंग पे ले जाएं। सही। कि जी आप, मकसद है कि फर्स्ट 6 मंथ या फर्स्ट कंप्लीट ईयर जो है वो उसकी फाइनेंसिस के चार्जेस भी नहीं होंगे, तो इससे बहुत ज्यादा जो है कार इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। और उसके साथ जो लोग अपनी, क्योंकि बाहर के तमाम ममालिक में ऐसे ही होता है कि आप अपनी गाड़ी जो लेते हैं तो वो मिनिमम रेट्स पे वहाँ पे, बल्कि जीरो जो है APR पे आपको मिल जाती है, एनुअल परसेंटेज रेट पे गाड़ियाँ जो हैं। तो मैं ये उसी की एक फॉलो अप भी समझ लें कि वो पॉलिसी जो वहाँ पे बाहर चलती है उसी पॉलिसी को यहाँ पर अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें तो वो राग़िब होंगे आपके सही बिजनेस इब्राहिम की खान तरफ या साहब, आपकी। दुरुस्त फरमाया। आमिर दुरानी साहब, आपकी तरफ आएंगे। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा भी किया गया। इस वक्त 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो तरसीलात और अपनी मईशत में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1,20,000 अफराद ने अब तक जो है ये डिजिटल अकाउंट खोला है। 9 लाख अफराद हैं, 90 लाख अफराद हैं कुल। तो ये तादाद कैसे बढ़ाई जा सकती है आमिर दुरानी साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अबाउट 90 लाख को टैप है। हुकूमत ये कर रही है कि नंबर वन तो ये है कि इस अकाउंट ओपनिंग के अंदर, आपको पता है ये जो शुरू हुई थी पाकिस्तान स्कीम, तो ये इसके अंदर अकाउंट ओपनिंग के लोगों की शिकायत कुछ बैंक परफॉर्म करते थे। आपने देखा कि आज हुकूमत ने ये भी किया कि जो बेटर परफॉर्मिंग है, जो बैंक की बेहतर रही, उनको इंसेंटिवाइज किया, इनामात दिए। तो इतने बैंकों में अब आपका पहले 5 बैंक ऑफर कर रहे हैं। ये एक बहुत मुस्बत कदम है जो कि हुकूमत ले रही है, ताकि वो जो बाकी पाकिस्तानी को फैलाया जा सके। लेकिन ये बहुत इसको बताना जरूरी है कि ये जो पाकिस्तानी हुआ है 90 लाख, इनका जो हमारा टारगेट है वो इसका 15 से 20% टारगेट किया जाए तो वो मेरे में काफी होगा। अगर आप देखें कि जो तकरीबन एवरेज आ रही है पर अकाउंट 8 से 9 हज़ार डॉलर के करीब आ रही है, तो और ये एक अच्छा साइन भी है। और इसके अलावा जो हुकूमत कि आपने देखा कि उन्होंने और उसके साथ साथ जो हमने गाड़ी लॉन्च की है, तो जितने आप इंसेंटिव्स और प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बैंक थ्रू, ताकि पाकिस्तानी जो है जो वो इससे फायदा उठा सकें पाकिस्तानी फैमिलीज के लिए, या उन्होंने जो भी खर्चे करके अखराजात करते हैं उनके लिए। तो मेरा हमें ये एक अच्छा कदम निकल रहा है और इसमें अच्छा आमिर दुरानी साहब, ये भी बताइएगा कि नो डाउट कि रेमिटेंसेस के ज़रिए हमारी मईशत में काफ़ी हद तक इस्तेहकाम भी आ सकता है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं उन्हें इस बात की समझ शायद नहीं है। ये बताइएगा कि ये अकाउंट जो खोला जाएगा ये डॉलर्स में या पाकिस्तानी रुपीज़ में खोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? कि देखिए ये दोनों तरह से बेहतर है। इन दोनों पे जो करंसी दो की फर्क है, इससे ज्यादा फर्क देखें इसमें हमें एक बात जो शायद बात हुकूमत ने बताना चाहिए, मेरे ख्याल में उन्हें तो इस पर फख्र करना चाहिए कि ये एक किस्म की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डबल एज सॉर्ड है, इसके डबल फायदे होंगे हमें। एक फायदा जो कि मेरे ख्याल में अनाउंस नहीं किया गया वो ये है कि ये हमारी फॉर्मेलिटी, यानी कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, चाहे वो हमारी जो रेमिटेंसेस है उनके सिलसिले में, चाहे हमारी क्रॉस बॉर्डर
ट्रांजैक्शन है दोनों तरफ से के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। सही। इसमें सिर्फ ज़र मुबादला की गेम नहीं है, इसमें ज्यादा हमारी इसका लिंकेज एफएटीएफ से भी जाता है। इससे हमारी बेहतर बैंकों की और बाहर के बैंकों के साथ कारकर्दगी से भी इसका लिंक है। तो मेरा दादी ख्याल ये है कि ये नंबर वन है कि दोनों में होना चाहिए, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन है बॉर्डर के अक्रॉस उनमें शफाफियत आए। सही। मसूद खान साहब, आप ये बताइएगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को आप बखूबी जानते भी हैं, इस डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं? डिजिटल अकाउंट यानी रोशन डिजिटल अकाउंट जो खोला गया और उसके बाद रोशन समाजी खिदमत और रोशन अपनी कार मंसूबा जो है वो भी इस वक्त पाइपलाइन में है, वो भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस रोशन डिजिटल अकाउंट को किस तरह देख रहे हैं और किस तरह उसके बेनिफिशरी बन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से इब्राहिम साहब को भी और दुरानी साहब को बहुत सलाम। जी वालेकुम सलाम। हम इस चीज पे बहुत सालों से डिस्कस और फाइट कर रहे थे गवर्नमेंट से कि आप बाहर से लोन लेते हैं, खुदा के लिए 9 मिलियन या 10 मिलियन पाकिस्तानी बाहर है, उनसे कोशिश करें, उनसे लोन लें, वो आपको बिल्कुल दिल से देंगे, उनका मुल्क है, उसके लिए हर काम करेंगे। आप देखें चंद महीनों में 1 बिलियन हो गया, एंड आई कैन गारंटी यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी मोर देन 2 बिलियन इंशाल्लाह। और ये चीज बहुत पॉजिटिव इस गवर्नमेंट की बहुत जबरदस्त चीज है कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी विच इज द रियल वेल्थ ऑफ पाकिस्तान, विच इज रियल फाइनेंशियल वेल्थ है, एंड दे आर ऑल्सो द साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ब्रेन ऑफ पाकिस्तान, जो बाहर जाके सक्सेस स्टोरी हो जाते हैं, वो लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है एंड दे हैव स्टार्टेड पुटिंग मनी इन पाकिस्तान। मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि जी 9 मिलियन पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1,20,000 ने अकाउंट खोले हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि इसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप की जरूरत है, हाउ टू स्टार्ट दिस अकाउंट। ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल, बट फिर भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट और गल्फ में हैं, वो लोग चाहते हैं अकाउंट खोलना यहाँ पे, लेकिन उनको इतनी ट्रेनिंग और एक्सेस नहीं है। मेरा ख्याल है उसके लिए कुछ वर्कशॉप करनी चाहिए, कुछ एम्बेसीज को हेल्प करनी चाहिए, कुछ हमारे ओवरसीज जो अटैचीज हैं एम्बेसीज में, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, उन्हें टारगेट देने चाहिए। एंड आई एम श्योर पीपल आर रेडी टू स्टार्ट दीज अकाउंट्स आइदर इन पाकिस्तानी रुपीज और इन फॉरेन करेंसीज, विच इज एब्सोल्युटली, इससे ज्यादा हमको बेनिफिट बाहर नहीं मिलता फॉरेन एक्सचेंज पे जो हमें यहाँ मिलता है। अच्छा ये बताइएगा सर कि गल्फ में ज्यादा काम करने की जरूरत है या यूरोप में? पाकिस्तान के ओपीएफ के बोर्ड पे बहुत साल रहा हूँ, और हम उस जमाने से ये फाइट करते थे कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से फॉरेन एक्सचेंज के अकाउंट बाहर यहाँ खुलवाइए और उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दीजिए ताकि वो वहाँ पैसे ना रखे, यहाँ रखे। सही। और दैट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। ये जो 2 चीजें आपने नई शुरू की हैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, गाड़ी का और वेलफेयर के लिए, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव एंड पाकिस्तानी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन इट। बट और भी अभी बहुत सारे इंसेंटिव भी आने चाहिए सही के अंदर। अच्छा मसूद खान साहब, आपने ये हमारी तवज्जो भी मबजूल करवाई और आपका बड़ा एक अहम आपकी सजेशन भी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स करवानी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, लोगों तक मालूमात का तबादला होना चाहिए कि इसके बेनिफिशरी आप कैसे बन सकते हैं, कैसे ये अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ये बताइए, हमारा टारगेट, हमारी प्रायोरिटी जो है वो गल्फ होनी चाहिए, यूरोप होनी चाहिए या अमेरिका होना चाहिए, जहां ज्यादा हमारे? अगर आप अगर एनालिसिस करें ना 1,20,000 लोगों का, मेरे सामने फिगर नहीं है, लेकिन यू विल सी कि दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम इज फ्रॉम वेस्ट अमेरिका, यूरोप, मे बी ऑस्ट्रेलिया और सम अदर प्लेसेस। गल्फ से भी हैं लेकिन कम है। हमारी 2/3 जो मनी रेमिटेंस की आती है वो गल्फ से आती है। ठीक है। और अगर वो लोग वहाँ पे जो ज्यादा मजदूर लेवल लोग वहाँ पे हैं, वो लोगों को हेल्प की जरूरत है, टू गाइड देम हाउ टू ओपन इट एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ। उन्हें बेचारों को अंदाजा नहीं है कि कितना बेनिफिट है इसके अंदर। सही। और वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हालांकि स्टेट बैंक इससे काफी काम कर रही है, इन्होंने विजिट भी किया है कुछ, लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ी रेगुलर चाहिए और इसके लिए एफर्ट हो तो ये चंद साल में अगर 9 मिलियन में से 1/3 तो आई एम श्योर के ओपन अकाउंट कर देंगे। सही। इब्राहिम खान साहब, जिस तरह मसूद खान साहब ने भी कहा, उनकी एक तजवीज़ भी है, इस तजवीज़ पे काम करने की भी ज़रूरत है। नो डाउट कि लोगों में जो है शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि किस तरह इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं,
ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी है, और पूरी दुनिया में तो आप देखिए कि सिफर है, यानी माइनस पे चल रहा है, तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं उठा सकता। लेकिन एक चीज और भी बड़ी यहाँ पे आम है, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी भी ज्यादा परचेज करते हैं। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तामीराती शोबे को एक एमएनसी भी दी हुई है, ओवरसीज के लिए आप नहीं समझते कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स भी लिए जा सकते हैं? क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट से हमारी इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी हमारी, मतलब उसमें बड़ा हम फायदा उठा सकते हैं। इब्राहिम खान साहब, आपकी आवाज चॉप ऑफ हो गई थी, मुझे पार्शली उसकी समझ नहीं आई, बताएंगे थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? जी इब्राहिम खान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं, और आपको पता है कि रियल स्टेट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तामीराती शोबे को एक एमएनसी भी दी हुई है। हम ओवरसीज के लिए मजीद किस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, कौन से गैर मामूली फैसले कर सकते हैं ताकि हमारा तामीराती शोबा भी इससे फायदा उठा सके? डेफिनेटली जी, एक तो मकसद है कि अगर वो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम उनको खुशामदीद करेंगे। या वो जैसे अगर अपने फॉरेन बैंक में, अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे भी वो बैंक पे पैसा रखें तो उधर तो इतना इंटरेस्ट रेट बेहतर उनको नहीं मिलता, जबकि पाकिस्तान उनको बेहतर प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है, बेहतर रेट ऑफर कर सकता है, जिससे कि वो उससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन इनके लिए होगी कि बैंक में जितना अर्जा पैसा पड़ा रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट बेहतर है। इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और उसमें भी उनको जो है वो अपनी जब प्रॉपर्टीज एप्रिशिएट करती हैं तो उसका भी उनको बेनिफिट होगा। तो हम इनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप पाकिस्तान में जो पैसा लगाओगे वो पैसा आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उसका रेट ऑफ रिटर्न एज कम्पेयर टू जो उधर है। तो ये वो चीजें हैं जिन पे के कंसंट्रेट भी कर रहे हैं हम लोग, और इनको मजीद फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाए भी सही, और उसको अच्छी तरह से फायदा भी है। अच्छा इब्राहिम खान साहब, अभी मसूद खान साहब की एक तजवीज़, बड़ी अच्छी तजवीज़ उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हमारे 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी, अब तक तो 1,20,000 पाकिस्तानियों ने ये रोशन डिजिटल अकाउंट खोला है। अगर नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर या अकाउंट्स को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें मतलब शऊर आगाही के लिए काम करना होगा, हमें वहाँ पे सेमिनार करवाने होंगे, वहाँ पे हम हमारी जो एम्बेसीज हैं उनको मुतहर्रिक करना होगा। इस तरह की कोई हिकमत अमली जो है वो ज़ेर गौर है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ज़ेर गौर है जी, क्योंकि हमारा एक सबसे बहुत बड़ा जो एक्सपेंस है वो हमारी एम्बेसीज का है, और एम्बेसीज के जो हमारे अफेयर के स्टाफ थे वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, और माँ सिवाय अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के और उधर अपने वो नेशनैलिटीज के और उन चक्रों में पढ़ने के, अब उनको कहा गया कि आप डिलीवर करें और बिजनेस जनरेट करें। अपने पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी को भी आप बताएं, उनको ये दे इंफॉर्मेशन के पाकिस्तान में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके अलावा जो है आप फॉरेन इन्वेस्टर जो है, फॉरेन नेशनल, उनको भी जो है आप वहाँ पे बैठ के अपना आपका जो काम है वो करें, और हर एम्बेसी को टारगेट दिया गया है कि आप ये टारगेट अचीव करें ताकि पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट हो, बजाय सिर्फ पाकिस्तान से बैठ के सेल्फ करने के। सही। आमिर दुरानी साहब, आप ये बताइएगा, आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी जो स्पेशलिटी है, हम उससे इस्तेफादा चाहेंगे। आप बेहतर अंदाज से समझते हैं कि ओवरसीज़ जो है वो कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं। ये बताइएगा कि एक तरफ तो वो फीस अदा कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। आपकी क्या सजेशन है सर? देखिए, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है, और मैं अभी बल्कि इसी तरह यही लिख रहा था जैसे ये बात हुई थी। तीन चीज़ें मैं इस पे अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि जो हमारा जो लोग बाहर से पैसा भेज रहे हैं, उसकी जो जिस तरह मजमूई तौर पर उन्होंने बताया कि जी काफ़ी हद तक अभी फिलहाल जो पैसा आया है वो हम देखे बगैर भी ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर थोड़े हमारे पढ़े लिखे और हाई कहते हैं प्रोफेशनल तबके से आया है। इसके अंदर जो चीज़ अभी मुझे नज़र नहीं आ रही कि हमारा जो गल्फ कंट्रीज से और इधर जो हमारा जो वोकेशनल वर्कर है उसका जो नॉर्मली वो वापस पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, क्या उसको हम कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखने की जरूरत यह है कि क्या वो वर्कर है वो सिर्फ, वो सीधी सी बात है, वो गाड़ी के लिए नहीं भेज रहा,
वो खपत जिसको हम कंजम्पशन करते हैं उसके लिए भेज रहा है। तो ये जो है जो हम 11 बैंक हैं, इन 11 बैंकों के जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि जो जिस तरह आपने कहा कि बिल पेमेंट, स्कूलों की फीस की अदायगी, अस्पताल के खर्चे, जिस तरह हमारा हेल्थ कार्ड है उसके अगेंस्ट खर्चे, इसके बारे में बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है जो कंजम्पशन बेस्ड हो, यानी खपत पे बेस्ड हो। उससे आप जो निचला तबका है जो रोजमर्रा जिंदगी के लिए है, वो बेहतर तौर पे सर्व होगा। दूसरी चीज जो इसमें एक बहुत जरूरी है करने के लिए वो ये है कि जूं जूं आप इसको सहल बना रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको जो आपके दरामदी तरीके हैं, जो पैसे की मुंतकिली के हवाला हो गया, ये सारे जो हैं इनको आपको बरामद दरामद दोनों साइड पे इन कंट्रोल्स को मुश्किल से मुश्किल तक बनाना है। यानी ये अब स्टेट बैंक और एफपीआर की जिम्मेदारी है और बैंकों की जिम्मेदारी है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एक्ट इतना तभी तरीके से एनफोर्स किया जाए ताकि लोग और मजबूर हों इस पहल स्कीम की तरफ आने के लिए। आमिर दुरानी साहब, इस हवाले से तो काम भी किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से रिफॉर्म्स भी लाई जा रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बिल भी पेश किया गया है और इस पे मजीद भी काम हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हुंडी का हवाले का जो कारोबार है, इसकी हौसला शिकनी करने के लिए किस तरह के इकदाम करने चाहिए, किसकी डोमेन है, किसकी जुरिस्डिक्शन में है ये? जी देखिए, ये दो इसमें अभी तक आपने कहा, आप देखिए कि जब से 9/11 हुआ था तब से इस पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी मतलब पे दर पे इस पे हमें वापस हमले होते हैं कि हमने काफी काम नहीं किया। देखिए, सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जब कोई बंदा पैसा मुंतकिल करता है कहीं पे, मैंने बाहर से कुछ डॉलर भेजे, कभी ये हो सकता है कि मुझे भी जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहली चीज जिस पे हुकूमत फोकस नहीं करती है वो ये कि वो सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंस यानी जो अंदर पैसा भेजने वाले पे फोकस करती है। इनको चाहिए कि बाहर जो पैसा भेजना कभी पड़ जाता है उसके लिए चाहे आपको ज़र मुबादला खरीदना पड़े, ये वो आम आदमी के लिए इसको सहल बनाए। ये वो एक स्टेप है जो आपको अमूमन आप देखेंगे कि कैबिनेट में डिस्कस नहीं होता। कैबिनेट वो जरूर ये बात डिस्कस करती है कि जी आप तरजीह दें और हवाला और हुंडी और इसके ऊपर मनी ट्रेल्स को ढूंढा जाए। लेकिन मैं आपको खुद बता सकता हूँ, मैं चूंकि एक निजी तिजारत में हूँ, तो अभी भी अमूमी तौर पे पहला आपको यही कहा जाता है कि जी किसी तरह हुंडी या हवाला करा दीजिए पैसा। लेकिन ये वो पैसा नहीं होता जो वो बाहर से अंदर भेज रहे हैं, ये वो पैसा ज्यादातर होता है जो अंदर से बाहर जाता है। तो आप ये याद रखिए कि वही ट्रेल या वही रास्ता जिससे पैसा बाहर जाता है उसी से अंदर भी आता है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तरजीह हुकूमत की जो होनी चाहिए कि वो जो आउटवर्ड रेमिटेंस जिसकी बात हुई है, जिसका जिक्र भी है कि आपने शुरू में ये सवाल पूछा था हमारे जो पीटीआई वाले साहब हैं उनसे कि भाई ये कितना सहल होगा, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको सहल बनाएं। ये मेरे ख्याल में सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। सही। मसूद खान साहब, आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ थी और मैंने इब्राहिम खान साहब से भी यही बात पूछी। आप ये बताइएगा कि हम किससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं? एक तो खपत वाला मामला था जिनका जिक्र आमिर दुरानी साहब ने भी किया। दूसरी जानिब एक आपको खुद भी पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद, खासतौर पे गल्फ जिसका आपने भी जिक्र किया, वहाँ मजदूर कार तबका ज़्यादातर काम कर रहा है। तो हम किस तरह इसको कैटेगराइज करें और किस तरह इसकी कैटेगरी बनाएं ताकि हमें ये पता चल सके कि कहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स कहाँ पे ज़्यादा हैं। लेबर कार तबका तो डेफिनेटली खपत के लिए करेगा, तो उसके लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दुरानी साहब ने बड़ी ठीक बात की कि जो हुंडी या हवाला है वो बाहर से जो पैसा पाकिस्तान आता है वो बहुत अब कम हो गया है, क्योंकि अब बहुत तेज रेमिटेंस हो गई है, वेरी फास्ट रेमिटेंस, और बड़ी राइट प्राइस पे हो गई है। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ज्यादा जो हुंडी का मसला है वो पाकिस्तान से पैसा जो जाता है वो बाहर जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट को जरूर कुछ करना चाहिए। मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये चीज लॉन्च की थी तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि जी आप प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तानी रुपए में ले लें, अकाउंट चाहे फॉरेन एक्सचेंज में खोलें और प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तानी रुपए में ले लें। और ये बड़ी काइंड रिक्वेस्ट थी। इट वाज नॉट दैट ही वाज फोर्सिंग इट, एंड आई थिंक इट वाज ए वेरी वेरी नाइस रिक्वेस्ट, जो कि हम पाकिस्तानियों को समझ आती है कि आप हमें प्रॉफिट पाकिस्तानी रुपए में दें और उस पर कोई इंसेंटिव दे दें, ताकि जो रिमिटेंस अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1 बिलियन की इंटरेस्ट की बाहर करनी पड़ेंगी या वो उनके अकाउंट में देनी पड़ेंगी, वो पाकिस्तानी रुपए में हो सके।
और मेरा ख्याल है ओवरसीज पाकिस्तानियों में इतना जज्बा है कि वो ये काम जरूर करेंगे कि जो फॉरेन रेमिटेंस आए वो फॉरेन रेमिटेंस में रहे और उसका प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तानी अच्छा रुपए मसूद में खान विद साहब, लिटिल मसूद इंसेंटिव। खान साहब, ये अगर आपकी गुफ्तगू से ये नतीजा अखज किया जा सकता है कि पाकिस्तानी रुपीस में जो है वो अगर अकाउंट खोले जाएं तो उसका ज्यादा फायदा होगा? वो देखिए पाकिस्तानी रुपए में जब आप अकाउंट खोलेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट रेट जरा हाई रखा हुआ है, उन्होंने 11% वहां रखा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर उसको कन्वर्ट करना और फिर वापस अगर कोई मंगाए भेजना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज हो जाएगी। बाद में प्रैक्टिकली ये चीजें डिफिकल्ट होंगी जब लोग पैसा वापस मंगाएंगे। मेरी सजेशन तो नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था और मैं उन्हें इंडोर्स कर रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट है उसे अगर पाकिस्तानी वॉलेंट्रीली उसे पाकिस्तानी रुपए में ले लें और यहाँ पे जो वो खर्च करते हैं पैसा वो उनके पास रहे और उनका फॉरेन एक्सचेंज भी सेव रहे और जब उन्हें बाहर जरूरत हो तो पाकिस्तान मंगा लें। दिस इज जस्ट माई प्रपोजल एज प्राइम मिनिस्टर हैज सजेस्टेड एंड आई एम जस्ट सपोर्टिंग दैट आइडिया। बाकी ये है कि अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें की जा सकती है। पाकिस्तानी ओवरसीज के लिए कुछ स्पेशल कार्ड शुरू कर दें जिससे उनके पेरेंट्स की हेल्थ केयर हो सके यहाँ पे, और वो इंश्योरेंस कार्ड इस तरह का शुरू कर दे कि उन्हें अपने पेरेंट्स का फिक्र ना हो और उनके पास हेल्थ कार्ड हो जो वो इस्तेमाल कर सकें, जिस तरह के आजकल हेल्थ कार्ड प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू कर रहे हैं। आई थिंक एक हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके पेरेंट्स के लिए हेल्थ कार्ड यहाँ पे, विच वी विल पे फॉर इट, वी डोंट वांट इट दैट वी शुड नॉट पे, वी शुड पे फॉर इट, लेकिन उनके लिए एक हेल्थ कार्ड अवेलेबल हो ऑन ए गुड क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज। सही। इब्राहिम खान साहब, मसूद खान साहब ने फिर एक बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हेल्थ कार्ड का। जी इब्राहिम खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे अब आ रही है। जी इब्राहिम खान साहब, ये बताइएगा कि मसूद खान साहब ये कह रहे हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, वो समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो यहाँ पे उनके अहलो अहबाब हैं उनके लिए अगर आप हेल्थ कार्ड का इजरा करें वो पे भी करेंगे, इसके लिए इंश्योरेंस कार्ड आप करें और उसके लिए जो आप हिकमत अमली तरतीब दें, ताकि माजी में जिस तरीके से ओवरसीज के लिए और रेमिटेंसेस के लिए जो इकदाम किए गए तो एक एतमाद का फुकदान था, एक ट्रस्ट डेफिसिट था। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए कुछ और भी इकदाम करने होंगे। डेफिनेटली जी, वाकई जितना मजीद इकदाम हो सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करने के लिए वो होने चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपको डेवलप वर्ल्ड में जो है बिल्कुल ऐसे नजर आएंगी कि ये नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं। जब पाकिस्तान में इनकी अब इंट्रोडक्शन हो रही है तो लोग अब इसकी तरफ आ रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को ये इंश्योरेंस के हवाले से, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से इनको हर लिहाज से फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि ये पूरा इनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और इनका पूरा राइट भी है जैसे पाकिस्तान में रहने वालों के लिए वैसे ही जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। और इंशाल्लाह इनको फैसिलिटेट करेंगे फर्दर भी। ये अपनी जो है हमें मजीद तजावीज़ देते जाएं और गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खुले दिल के साथ बैठ के इनको हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी जो है हमारे ओवरसीज की जो है उनको किस हद तक एंगेज करने की कोशिश की गई है? अगर 7 माह में हमें $1 बिलियन मिले हैं तो मसूद खान साहब ये भी कह रहे हैं कि ये 1 साल मुकम्मल होने पे $2 बिलियन को पहुंच जाएंगे और हमने IMF का बेल आउट पैकेज भी इससे कम लिया है, तो ये तो बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर। तो किस तरह आप बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज करेंगे पाकिस्तान में भी और ओवरसीज भी? अभी तो मजीद काम करना है। जी देखिए, उसके हमारे और रिसोर्सेज भी हैं। अपना हमारा देखें एक्सपोर्ट को उठा के देख लें वो किस हद तक माशाअल्लाह जो है ये कोविड होने के बावजूद बढ़ गई है हमारी पाकिस्तान की। हमारा जो इंटरनल पाकिस्तान का इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो बूम कर रहा है। हमारा टेक्सटाइल जो है वो बूम कर रहा है, उसकी एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हो रही हैं और काफी सारे मामला ऐसे जिसमें कि हमारी मनी जनरेशन बेहतर हो रही है, जबकि दुनिया में इस वक्त माइनस में चली गई थी इकोनॉमी। पाकिस्तान की साल की जो है प्रोजेक्शन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो अब माइनस से निकल के वो करें अबाउट 2 to 3% पे चली जाएगी और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये 4 से 5% पे भी। लेकिन इब्राहिम खान साहब अभी तक माइनस में ही है।
हेलो। जी इब्राहिम खान साहब, मैंने कहा अभी तक माइनस में ही है, इकदाम करने हैं। नहीं, इकदाम साथ साथ हो रहे हैं ना जी। ये इकदाम का समर तो है जिससे कि आपको फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो आपके इस वक्त भी जो फॉरेन रिजर्व हैं वो आपके एज कम्पेयर टू जिस वक्त हमने गवर्नमेंट संभाली थी, आप फर्क वो देखें कितना ह्यूज गैप है जिसको कि हमने फिल किया है और आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं। पहले तो इकोनॉमी वो वेंटिलेटर पे चली गई थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास रिजर्व भी जो है फॉरेन रिजर्व वो 20 बिलियन के अराउंड और उससे बल्कि थोड़े ज्यादा हो गए हैं। और मजीद जिस तरह मकसद है कि फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन पाकिस्तान जो है अपनी एक्सपोर्ट के थ्रू और ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के थ्रू और बाकी मामला देखते और इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके हम इसको जो है अपलिफ्ट कर रहे हैं और हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं। और जो देखिए उसका सबसे बड़ा आपको जो इंडिकेटर नजर आता है वो देखें 168 रुपए पे था डॉलर, अब वो 150 रुपए पे आ गया है। ये क्यों आ गया है? वो इसलिए आ गया कि आपके पास डॉलर की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, जबकि पहले उसकी स्कैर्सिटी थी कि वो डॉलर नजर ही नहीं आ रहा था तो मार्केट में, इसलिए उसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नीचे आता जा रहा है और ये इकोनॉमी मजीद स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। सही। आमिर दुरानी साहब, अगर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें इब्राहिम खान साहब की गुफ्तगू को, क्योंकि हम जीडीपी के हवाले से भी बात करें, तामीराती शोबा जो है उसके बारे में बताया कि वहाँ काफ़ी बेहतरी भी आई है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही हैं, लेकिन सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है उसमें बेहतरी, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक हैं, वहाँ पे भी अभी तक कितना काम। तो ये एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गई हैं और इम्पोर्ट कैसे कम हुई है सर, ये थोड़ा सा बताइएगा, ये फार्मूला कैसे होता है सर? देखिए ये आपने एक बहुत ही गंभीर और मुश्किल और पेचीदा सवाल कर दिया है, लेकिन इसका आसान मैं जो पहले तो एक थोड़ा सा अर्ज करूंगा जो अभी साहब फरमा रहे थे कि देखिए ये इत्तेफाक से पेंडेमिक की वजह से जहाँ तक फॉरेन रिजर्व्स की बात है तो हमें बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठना चाहिए। वो इसलिए कि चौकन्ना रहने की जरूरत है। वजह आपको मैं सीधी सी बताता हूँ। ये पेंडेमिक की, कोविड की वजह से, कोरोना के आने की वजह से आपका बहुत सा ट्रैवल मनसूख हो गया। ट्रैवल से मुंसलिक बहुत सी इंडस्ट्री होती है। मसला बाहर जाते हैं, आप होटल में रहते हैं, आप वहाँ गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, आप टिकट खरीदते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं चूंकि एक तरह से मुंजमद हो गई हैं और ये क्या कम हो गई हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है कि वो जो डिमांड थी, वो जो जरूरत होती थी फॉरेन एक्सचेंज की, कदरें कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको एक फॉल्स और मैं कहूँगा ये इंप्रेशन मिलता है कि शायद रिजर्व बेतहाशा हो गए। रिजर्व बेहतर जरूर हुए, लेकिन हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है कि जैसे ही इंशाल्लाह ये हम इस अलमिया जो आजकल आया हुआ वबा इससे निकलेंगे तो वो फिर वो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, दूसरी मजे की बात यह है जो आपने सवाल पूछा कि ये फार्मूला क्या है कि हम अपनी जो दरामदात बरामदात का बैलेंस जो है ये हम इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे ठीक करें। देखिए ज्यादातर ममालिक में आप अगर अमरीका तक उठा के देख लें तो वहां पे हमेशा कभी कभी इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह यह होती है कि बहुत सी इंडस्ट्री जो होती है वो इंटरमीडिएट जो दरमियाने गुड्स होते हैं। मिसाल पर मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा होगा पिछले महीने बड़ा शोर मचा था कि जी जो नेदरलैंड्स की पुलिस है उसकी यूनिफॉर्म पाकिस्तान सियालकोट से बंद की जा रही है। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उसकी जो फॉर एग्जाम्पल जो बटन उसमें लगे हुए हैं या उसकी जो कुछ खसूसी मटीरियल उसमें इस्तेमाल होते हैं, वहां से पहले हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट फिर करते हैं, उसको यस। के हम बाहर भेजते हैं। सही। तो ये आसना करना कि इनपुट कम हो जाए, हो जाए या एक्सपोर्ट, ये नहीं होना चाहिए। देख ये चाहिए कि क्या हमारी जो एक्सपोर्ट होती है वो ट्रेडिशनल यानी जो अमूमी हमारा एक कैटेगरी है, कपास होगी, कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, इससे निकल कर हम जदीद और हाई वैल्यू जाए। ये चैलेंज है जो आपको हमें पूछना चाहिए। इसके लिए हुकूमत बहुत कुछ। तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आपने बड़ी अहम बात की है, खासतौर पर सियालकोट की इंडस्ट्री की आपने बात की है। हमारी एक्सपोर्ट में सियालकोट का नाम बड़ा सामने आता है। आपने रॉ मटेरियल की भी बात की, आपने कहा पहले हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये तो बैलेंस ना हुआ ना सर। फिर तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि एक्सपोर्ट, हमारे इंपोर्ट में ही तो सब कुछ चला जाता है फिर। जी, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बजाय इसके कि देखिए पहले बजाय इसके कि आप फार्म कॉटन या फाइबर बेचने के या आप फार्म मटेरियल बेचने के,
आप जितनी ज्यादा उसमें वैल्यू ऐड करते जाएं, उतना आपकी एक्सपोर्टेशन मिकदार यानी वॉल्यूम में, यानी किलोग्राम में बेशक कम हो, लेकिन रुपए में, डॉलर में वो ज्यादा हो। इसकी सीधी सी एग्जाम्पल ये है कि आपको बेशक बाहर से कॉटन इंपोर्ट करनी पड़े, बेशक आपको जीन के बटन इंपोर्ट करने पड़े, लेकिन जब आप एक असली जीन बना के लीवाई को बाहर बेचते हैं, तो उसकी कदरे कीमत उस हुजम के हिसाब से इतनी ज्यादा होती है कि वो आपका वो बैलेंस कुदरती तौर पे आ जाता है। तो यानी कि आपको, जो आप एक नीचे तबके की, निचले लेवल की आप बरामदात में फंसे हुए हैं, सॉरी बरामदात में फंसे हुए हैं, इसको आपको निकाल के आपने एक डी और हाई वैल्यू गुड्स बनाना है। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है, और ये आप पुराना मनाइए, तो हमारे इस वक्त बैठे हुए कि भाई हमें ये जो पुराने लोग जो चंद जिन्होंने हमारे पे होल्ड, खासतौर पर टेक्सटाइल, इनकी बातें कम सुननी चाहिए और टेक्नोलॉजी वालों की बातें ज्यादा सुननी चाहिए, और हमें वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर ज़राअत जाने चाहिए। मसूद खान साहब, आमिर दुरानी साहब की कुछ तजावीज़ थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, वो एक फार्मूला, क्योंकि हमारे आम लोगों को जो है वो जीडीपी का, फॉरेन रिजर्व्स का या करंट अकाउंट डेफिसिट का, इस बैलेंस का तो ज़्यादा पता नहीं चलता। एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकॉनमी का, इन्फ्लेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकॉनमी का। लेकिन ओवरसीज़ जो है वो क्या देखते हैं? ओवरसीज़ की भी तो अपनी एक साइकी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, या हुकूमत की हिकमत अमली को देखते हैं, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को देखते हैं या शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को? उनका क्या फार्मूला है? वो किस नजर से देखते हैं अपनी, जब वो रेमिटेंसेस बेचते हैं या वो सर्टिफिकेट्स हासिल करते हैं, वो ये अकाउंट्स खोलते हैं, तो किन चीजों को मद्देनजर रखते हैं? देखिए, एक चीज तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई नहीं। आप अगर देखें तो यहाँ पे 5 साल की हुकूमत के अंदर लास्ट ईयर में आके वो सारे टैक्स माफ कर देते हैं, सब कुछ बेड़ा गर्क कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अगला इलेक्शन जीत सके। और ओवरसीज पाकिस्तानी लुक एट दीज थिंग्स के ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो कोई है ही नहीं। वो बस एक हुकूमत आती है, वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, और उससे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। और ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो यूरोप में रहते हैं या वेस्ट में रहते हैं या अमेरिका, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, वो इसे बड़ी ख्याल से देखते हैं कि हम बहुत वेस्ट कर देते हैं पैसे को सिर्फ इसलिए। वरना पाकिस्तानी बहुत पोटेंशियल वाली नेशन है, ये मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अल्लाह मियां ने बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है। यहाँ पे हर चीज़ है, मिनरल्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, फर्टाइल लैंड है, एंड वेरी डायनेमिक हार्ड वर्किंग यंग लोग हैं इस मुल्क के अंदर, इंटेलिजेंट पीपल। तो हमें अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी, सिर्फ ये है कि ऑनेस्टी की कमी है, डेडिकेशन की कमी है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी है। क्योंकि कोई आदमी कोई काम गवर्नमेंट करके जाती है, अगला गवर्नमेंट आके उसको बिल्कुल नोल एंड वाइड कर देती है कि जी इन्होंने ये काम बहुत गलत किया, क्योंकि वो सारे मिल के डिसाइड नहीं करते कि क्या करना है। अगर हम किसी तरह ये सोच लें कि हम सारी गवर्नमेंट बेसिकल डिसाइड कर लें इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या होगी और वो कंटिन्यू होगी। मैं डेनमार्क में देखता हूँ कि जिस वक्त हमारी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाती है तो वो बड़ी सोशलिस्ट होती है, और जब सोशलिस्ट आती है तो वो बड़ी कंजर्वेटिव होती है। हार्डली कोई चेंज आती है कि कोई पेंशन चेंज हो जाए या कोई उनकी वेलफेयर चेंज हो जाए या कुछ चेंज हो जाए, हालांकि गवर्नमेंट बदल गई होती है टोटली अपसाइड डाउन। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान गवर्नमेंट को और इमरान खान साहब को अब चाहिए कि किसी तरह हम अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और सारे लोग बैठ के इस चीज को डिसाइड करें। सही, ठीक है मसूद खान साहब, आपने जो कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, तवीलुल मुद्दती इकदामात होने चाहिए। इब्राहिम खान साहब, आपने कंक्लूड करना है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए तवीलुल मुद्दती, और वो सिर्फ हुकूमत के बदल जाने से वो पॉलिसीज ना बदलें। क्या इस तरह का कोई काम किया जा सकता है, कोई कानून साजी की जा सकती है? दे रहे हैं हम इदारों को, उसके जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करते जा रहे हैं मामलात को, ताकि आने वाले वक्त में हमारी गवर्नमेंट हो किसी और की हो, इनको एक सिस्टम लेके जाएं कि वो लॉन्ग टर्म प्लान के तहत चले और वो चीज हो जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। उसके लिए ही दिन रात मेहनत हो रही है और एक सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी
मिसाल अब आपको ये डिजिटल ये जो रोशन अकाउंट है, इससे अब आप देखें कि रेमिटेंसेस का एक क्या नया बाब खुला है। तो इसी तरह से ये पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म ही लेके चलना पड़ेगा और ये इनके रिवॉर्ड्स भी लॉन्ग टर्म ही इंशाल्लाह वो होंगे पाकिस्तान के लिए भी और वो उसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम खान साहब, आमिर दुरानी साहब और मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।